हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये हमारी सीडीपी की सीरीज़ है। सीडीपी की इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस सीरीज़ में आज हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सारी क्लासेस को एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है फ्रेंड्स, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे। साथ ही साथ हिंदी पेडागोजी की क्लासेस भी चल रही हैं, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम होने तक हम इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप मैसेज करके सीटेट का पेड नोट्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। जो चैनल पर नए हैं वो अगर चाहें तो नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। और जो नोट्स है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में प्रिपेयर किया गया है, बिकॉज़ वो नोट्स मैंने खुद से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती हैं। तो देखिए, हर क्लास की तरह इस क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और साथ में जो आपका थ्योरी पोर्शन है उसको भी कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है, उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कहकर, उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। थर्ड ऑप्शन है, उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्र गृह कार्य में देकर, या फिर उन्हें असफलता का भय पैदा करके जिससे कि वह स्वयं मेहनत करें। अब देखिए, हाशिए पर रहने वाले समुदाय से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती हैं। तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए, आपसे ये पूछा हुआ है। पहला है कि स्कूल के बाद आप ट्यूशन रखें। जी नहीं, स्कूल के बाद ट्यूशन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्कूल में ही बच्चों को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं। थर्ड है, बहुत से जटिल कार्यपत्रक। देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, यानी कि जहाँ पर बच्चे को होमवर्क आ ही नहीं रहा है, आप इस तरीके का काम दे रहे हैं, जटिल कार्य दे रहे हैं, कठिन काम दे रहे हैं, ये भी आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, बच्चों के मन में आप असफलता का भय पैदा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब बच्चों के मन में ये भय पैदा होगा, ये डर पैदा होगा, तो बच्चा स्वयं मेहनत करने लगेगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको आपने लचीला बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। बच्चों के मन में कभी भी डर या भय पैदा नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे रुचि लेकर पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। तो आप इनमें से क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को उपयुक्त पाठ दे सकते हैं। जब आप बच्चों को पाठ देंगे ना, तो उनमें क्या होगा, कक्षा में बच्चों की भागीदारी बढ़ जाएगी और बच्चे पढ़ने लगेंगे। अब ये पाठ मतलब क्या होता है, पाठ मतलब होता है फ्रेंड्स हेल्प करना, नोट कर लीजिए। और इसको हम कहते हैं टेम्पररी हेल्प, क्षणिक मदद, ठीक है। अब देखिए, इसको हिंदी में कई नामों से जानते हैं। पाठ भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं, अवधान भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन अगर आप हिंदी इंग्लिश में याद रखते हैं तो इसका सिर्फ एक नाम है, जिसे हम कहते हैं टेम्पररी हेल्प देना। और ये टेम्पररी हेल्प आपकी स्कैफोल्डिंग कहलाती है, ठीक है। पाठ का जो एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड है वो है आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है बच्चों को टेम्पररी हेल्प देना। अब ये टेम्पररी हेल्प मतलब क्या होता है, टेम्पररी हेल्प मतलब होता है बच्चों को तब तक हेल्प देना जब तक बच्चा उस चीज़ को सीख नहीं जाता। जैसे ही बच्चे ने वो चीज़ सीख ली तो उसके बाद ये जो हेल्प है ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कार चलाना सीखना चाहते हैं लेकिन आपको कार चलानी नहीं आती है। अब आप अपने किसी फ्रेंड से कहेंगे कि आप मुझे कार चलाना सिखा दो, तो आपको जो कार चलाना सिखाएगा उसको ऑलरेडी कार चलानी आती होगी, ठीक है। ये कार चलाने में एकदम प्रोफिशिएंट होगा, इसीलिए ये आपको सिखा रहा है, ठीक है। सपोज़ करिए, अब ये कार चलाना आपको तब तक सिखाएगा जब तक आप खुद से कार को चलाना सीख नहीं जाते। जैसे ही आप खुद से कार को चलाना सीख जाएंगे तो फिर ये जो कार चलाने वाला है फिर आपको ये कार नहीं सिखाएगा, क्योंकि आप खुद से सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ये टेम्पररी हेल्प है, क्षणिक मदद। तब तक मदद करना जब तक आप किसी काम को करना खुद से नहीं सीख जाते। तो ऐसा ही स्कूल में भी करवाया जाता है। जब बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बच्चों को हेल्प करी जाती है टीचर के द्वारा, ठीक है। और ये हेल्प क्या होती है, टेम्पररी हेल्प होती है। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा क्या होती है,
ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो समावेशी शिक्षा का मतलब इंग्लिश में होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है बिना भेदभाव के। चाहे बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले हों, चाहे मंद बुद्धि हों, चाहे जड़ बुद्धि के हों, चाहे बच्चे गिफ्टेड हों, जीनियस हों, किसी भी तरीके के हों, चाहे बच्चों को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो यानी कि अक्षमता हो, सभी बच्चों को स्कूल में एक साथ मिलकर पढ़ाना बिना भेदभाव के, उसको हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, सभी बच्चे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी को एक समान रूप से शिक्षा दी जाती है बिना कोई भेदभाव किए। तो अब ऑप्शन आप लोग देखिए और खुद ही आप अब अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। पहला ऑप्शन है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का वियोजन करना। नेक्स्ट है विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा। देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना है, किसी को भी आप एक विशिष्ट शिक्षा या स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट ज़रूरत वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। ये उद्देश्य नहीं होता है कि उनके स्तर को आप गिरा देंगे या बढ़ा देंगे। आपका एम ये है कि सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। और विद्यार्थियों का वियोजन कर रहे हैं, उनको अलग अलग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब अलग अलग करना होता है, जैसे आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि ये बच्चे मंद बुद्धि वाले हैं, ये बच्चे जड़ बुद्धि वाले हैं, ये बच्चे प्रतिभाशाली हैं, ये बच्चे क्रिएटिव हैं। इस तरीके से आप बच्चों को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। एब्सोल्युटली राइट, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि सभी बच्चों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। ठीक है, चाहे बच्चा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे उसके घर की कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन अगर बच्चा स्कूल में एंटर कर गया तो स्कूल में सभी बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा देंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? पहला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन। दूसरा है विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण। देखिए, कभी भी बच्चों को पृथक्करण नहीं करना है। पृथक्करण मतलब होता है सेपरेशन कर देना, बच्चों को अलग थलग कर देना, डिवाइड कर देना कि ये बच्चे सामान्य बुद्धि वाले हैं, ये बच्चे प्रतिभाशाली हैं, ये बच्चे डल चाइल्ड हैं। इस तरीके से कभी भी उनको उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग अलग नहीं किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, अगर आप बच्चों को अलग थलग कर देंगे, जैसे कभी कभी टीचर कह भी देते हैं स्कूल में, जैसे किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे को नहीं आया तो टीचर कह देते हैं आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा, आप पढ़ते ही नहीं हो, आप कभी आंसर नहीं कर सकते। इस तरीके के वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करने हैं एक बच्चे के लिए। इससे क्या होगा, बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और फिर उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और स्कूल जाने में वो डरने लगेगा कि वो टीचर मुझे डांटते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, सभी बच्चों को समान नज़र से देखना है। नेक्स्ट है सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। ये जो मानक शब्द आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये नेगेटिव है। कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है कि मानक लिखा है यानी कि स्टैंडर्ड लिखा है, तो ये आपका सही नहीं होता है, क्योंकि मानक पाठ्यचर्या मतलब आप मानक फिक्स कर देते हैं कि इतने से इतने तक इतने नंबर आए तो ये बच्चे ये इस कैटेगरी में आएंगे, इतने नंबर ला रहे हैं तो इस कैटेगरी में आएंगे। इस तरीके से मानक निर्धारित नहीं करने हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन। सिर्फ आप बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देंगे नहीं, बल्कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। समावेशी शिक्षा में शिक्षा क्या मांग करती है? वो ये मांग करती है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं हर बच्चे के अंदर और उसको पहचानते हुए पाठ्यचर्या में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, लचीलापन लाना है। कहने का मतलब है, आप जानते हैं विद्यालय में अनेक प्रकार के बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। हर बच्चे के घर का जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग अलग होता है। हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको आप एक बार कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको समझ में आ जाता है, वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक टॉपिक को पढ़ने के लिए उसे 3 बार रिवाइज़ करना होता है तब उसे समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो क्षमताएँ होती हैं हर बच्चे में अलग अलग होती हैं। तो हर बच्चा किसी न किसी बेसिस पर एक दूसरे से भिन्न होता है। तो इस व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानते हुए बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना, ये समावेशी शिक्षा कहती है।
तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लासेस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लगती हैं, आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यस आपको समझ में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? अब देखिए ये पठन वैकल्य क्या होता है, बस आपको ये समझना है और आप अपने आंसर तक खुद ही पहुंच जाएंगे। पठन वैकल्य मतलब होता है जब किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि बच्चे के अंदर क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर है। आपने बच्चे को कुछ पढ़ने के लिए कहा और बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब क्या है, बच्चे में पठन वैकल्य है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछ दिया लेखन वैकल्य, लेखन वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, उसे हम कहते हैं राइटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, लेखन वैकल्य क्या होता है, जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, और पठन वैकल्य क्या होता है, जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इन चार ऑप्शन में देख लीजिए पढ़ने से रिलेटेड क्या है। पहला है शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। बस यही हमारा राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि शब्द क्या लिखे हैं। तो पठन वैकल्य मैंने आपको बताया, बच्चे को जब पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो वो शब्दों की पहचान सही से नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है अभिमुखीकरण, वो इसको सही नहीं पढ़ पाएगा, उसको शब्दों की पहचान नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऐसे ही विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष, वर्तनी में क्या होता है, अशुद्धियाँ उसकी हो जाती हैं पठन वैकल्य में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकियों को देखने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके पढ़ने से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो शब्द हैं उनकी पहचान कर रहे हैं वो पढ़ने में आ जाता है, वर्तनी आपकी पढ़ते हुए आती है ना, तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं एक जीनियस स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट। ठीक है, उसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो उसकी कौन सी एक पहचान नहीं है, ये पूछा है। पहला है निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण, व्यवहार, ये तो होता है उसके अंदर। समकक्षों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल और परिपक्वता, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, जी हाँ, प्रतिभाशाली बच्चे जल्दी से किसी भी चीज़ का समाधान कर लेते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट होकर, खुद से, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। अगर टीचर ने उन्हें कोई प्रॉब्लम दी है तो वो खुद ही उसको सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए तो उनको प्रतिभाशाली कहा जाता है। नेक्स्ट है बौद्धिक जिज्ञासा, जी हाँ, वो अपने दिमाग से बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो उनके अंदर ये इच्छा होती है जानने की कि अच्छा इसमें आगे और क्या होगा। ठीक है, और अगर आप उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाते हैं ना तो वो बोर भी होने लगते हैं, इसलिए उनके लिए एक्स्ट्रा हम कहते हैं कि करिकुलम की ज़रूरत पड़ती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है बच्चों में क्या होती है, बौद्धिक जिज्ञासा होती है। प्रतिभाशाली बच्चों में समस्या का समाधान भी वो खुद ही कर लेते हैं, और हमेशा प्रवीणता, अभिमुखीकरण, व्यवहार वो दर्शाते हैं। लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि समकक्षों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल और परिपक्वता, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं होती है। क्योंकि जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं ना वो समाज में जाना पसंद ही नहीं करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर सामाजिक कौशल अच्छा है, यानी कि सोशल स्किल अच्छी है, नहीं, वो समाज में ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, भले ही उनके अंदर पढ़ाई से रिलेटेड ये चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की नहीं होती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपसे पूछा है कौन सी पहचान नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। ठीक है, भ्रांतियां हैं मतलब कुछ गलतफहमी है उनको। तो इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। अगर आप टीचर बनेंगे तो आप क्या करेंगे? पहला है विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और उनकी समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। दूसरा है ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को सज़ा देनी चाहिए। नहीं, कभी भी बच्चों को आप दंड नहीं दे सकते, सज़ा नहीं देनी है, बल्कि अगर कुछ भ्रांतियां हैं तो उसके बारे में आप बच्चों को बताइए कि आप ये जो सोचते हैं ये गलत है, ये भ्रांति है, ये सही नहीं है, सही चीज़ ये है। इस तरीके से आप उनको समझाएंगे, ना कि उनको सज़ा देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। आगे कह रहा है इस समय इस विषय को छोड़ देना चाहिए। नहीं, विषय को छोड़ना थोड़ी है, फिर टीचर का क्या काम है? अगर आप
बच्चों की भ्रांतियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप टीचर कैसे हैं? टीचर का तो काम होता है ना कि बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन देना, जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करना और सही चीज़ उनको बताना। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट है, स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए सही जानकारी देनी चाहिए। कभी भी बच्चों को याद नहीं करवाना होता है। याद करवाना मतलब होता है इन द सेंस जैसे रटवाना, बच्चों को याद करवाना इन द सेंस रटवाना, ठीक है। और रटवाना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से पढ़ाइए कि बच्चा उसको समझ पाए। समझ पर आधारित होना चाहिए, ना कि याद करने पर आधारित। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ, उनको कहना चाहिए कि आप बौद्धिक रूप से तुच्छ हैं, मतलब एकदम ख़त्म है, आपको कुछ नहीं आता है। इस तरीके से नामीकरण कर देना चाहिए और विशिष्ट शिक्षा के लिए अनुमोदित करना चाहिए। अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बोला था, कभी भी बच्चों से आप ये नहीं कह सकते कि आप तुच्छ हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आपके पास दिमाग नहीं है। इस तरीके के वर्ड कभी भी एज अ टीचर आपको नहीं बोलने हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही नहीं होगा। तो सही क्या होगा? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में आप मदद करेंगे, यानी कि आप बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आपके मन में कुछ भ्रांतियाँ हैं पौधों को लेकर, और वो जो भ्रांतियाँ हैं फिर उनको आप दूर करेंगे और बच्चों में सही समझ का निर्माण करेंगे, क्योंकि आप टीचर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कथन दिया है और उसका कारण दिया है। कथन है, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है, और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती हैं। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल सही है। आप क्या कर रहे हैं, बच्चों में अगर आप समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इस तरीके से सोचें जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और अलग अलग दिशाओं में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपना दिमाग यूज़ करे, तो इस तरीके से जब बच्चा सोचता है उसे हम कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। और अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं एज अ टीचर तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इसका कारण है कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है हमारा कारण, ठीक है। क्योंकि ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो आपका माध्यमिक स्तर है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी पाठ्यपुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, पाठ्यपुस्तकें ज्ञान का स्रोत जरूर होती हैं, लेकिन एकमात्र स्रोत कहना यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि हम जो शिक्षा है सिर्फ पाठ्यपुस्तकों से ही ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं होता है। शिक्षा हम बहुत सारी जगह से ले सकते हैं, कहीं से भी। आप अगर घर में बैठ करके टीवी देख रहे हैं ना, तो वहाँ से भी आप एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, ये चीज़ तो आप मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है एकमात्र पाठ्यपुस्तक से ही आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो ये आपका सही नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि कथन ए सही है, लेकिन कारण इसका गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन ढूंढते हैं। पहला है, ए और आर दोनों सही हैं, नहीं। ए और आर दोनों सही हैं परंतु नहीं, सही नहीं है। थर्ड है, ए सही है किंतु आर गलत है, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा कथन ए सही है लेकिन आर इसमें क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है, विद्यार्थियों की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए। दूसरा है, विद्यार्थियों की त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए उसे अपमानित करने के लिए। कितनी गलत चीज़ें लिखी हैं आप देख रहे हैं, ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। आप अगर बच्चों की देखिए क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की त्रुटियां पूरी कक्षा में आप बता रहे हैं। अगर बच्चे की गलतियां पूरी कक्षा में बता रहे हैं, बच्चों को अपमान कर रहे हैं, तो सोचिए बच्चों को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए तो अगर जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके साथ ये चीज़ें करते हैं टीचर, तो बच्चे स्कूल जाना पसंद ही नहीं करते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को घर आकर बोलते हैं कि मुझे कल से स्कूल नहीं जाना है। रीज़न यही सब होते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो टीचर उनको अपमानित करते हैं, उनके और जितने भी क्लासमेट हैं उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता है स्कूल में। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, ये नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। और पहला भी यहाँ पर नेगेटिव है। आप बच्चों को उनकी त्रुटियाँ बता रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो असफल हैं, जी नहीं। त्रुटियां बताते हुए त्रुटियों में आपने काम करना है, जो भी गलतियां बच्चे कर रहे हैं उनमें सुधार का काम करना है शिक्षक ने, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट होते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि वे अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सकें। बिल्कुल सही बात है।
आप बच्चों को ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, कुछ ऐसे अवसर देंगे जिससे क्या होगा कि बच्चों की जो गलतियां हैं बच्चा खुद ही पहचानेगा और उन गलतियों को सुधारने का काम भी करेगा। और अगर उनसे गलतियां नहीं सुधरती हैं बच्चे से खुद से, तो टीचर उनकी हेल्प करेंगे उन गलतियों को सुधारने में। ठीक है, ये चीज़ होती है, ना कि आप क्लासरूम के सामने उनको अपमानित कर देंगे, ये सब नहीं करना है। फोर्थ ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को आप शर्मिंदा कर देंगे ताकि वो भविष्य में ऐसा कोई गलती करेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, कभी भी आप बच्चों को शर्मिंदा नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए तो आपने देखा होगा अगर आप बच्चों के साथ ये चीज़ें करते हैं एज अ टीचर, तो बच्चों से अगर आप कभी कहते हैं ना कि स्टेज पर जाकर बच्चों आप भाषण दीजिए, लेक्चर दीजिए, तो बच्चा बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन होती है, शर्मिंदगी होती है। वो शर्मिंदगी इसीलिए पैदा होती है क्योंकि क्लासरूम में टीचर उसकी बेइज्जती कर चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स ना ऐसे होते हैं, आपने भी देखे होंगे। वो इस क्लासरूम में अगर बच्चे कुछ कहते हैं अपनी तरफ से तो उनसे कहते हैं कि आप चुप हो जाओ, आपको नहीं आता है। और बच्चों को क्या होता है, फिर शर्म आने लगती है कि अच्छा टीचर ने मुझे ऐसा बोल दिया, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं आता है। उसके बाद उसके बच्चे के मन से ना वो चीज़ कभी नहीं निकलती है, इसीलिए वो बच्चा अच्छे से खुल नहीं पाता स्कूल में। अगर आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो बेस्ट क्या होगा, बेस्ट होगा विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो अपनी त्रुटियां पहचानें और उन पर काम करें। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में प्रयोग करना चाहिए? देखिए, प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन, बच्चों की एक दूसरे से तुलना करना। और ये जो तुलना होती है ना, तुलना शब्द, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप बच्चों की एक दूसरे से तुलना करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि जो ए बच्चा है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और टीचर का फेवरेट बच्चा है, और वहीं आप बी बच्चे से कह रहे हैं कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, इसकी बुद्धि में कुछ जाता ही नहीं है। इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हैं, ऐसे अगर आप तुलना करते हैं, तो इन क्या होता है, बच्चों के मन में शर्म आने लगती है और बच्चों का जो मोरल है वो डाउन होने लगता है। और ये जो बी बच्चा है ना, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाएगा, ये कभी खुल नहीं पाएगा। इसको हमेशा ये लगेगा कि इसको कुछ आता ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, खुद को वो कमज़ोर फील करने लगेगा। तो इसीलिए कभी भी बच्चों की एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, जहाँ हाँ लिखा है वो तो सही होगा ही नहीं। अब इन दोनों में लिखा है नहीं, अब इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है और क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। ये तो सही है। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा का प्रयोग केवल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। देखिए, ये जो प्रतिस्पर्धा है इसका प्रयोग किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, ना ही नॉर्मल बच्चों के लिए, ना ही विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा क्या है, तुलना क्या है, ये नेगेटिव चीज़ है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है? अधिसंज्ञानात्मक क्षमताएं यानी कि मेटाकॉग्निशन। जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया है उन्होंने देखा होगा, मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया है। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक है ना जो सिलेबस में मेंशन ही नहीं करे गए हैं, लेकिन इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए ये सारे टॉपिक्स मैंने नोट्स में इंक्लूड करे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो नोट्स बने हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए बने हैं, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक भी टॉपिक आपसे छूटे ना। पूरा सिलेबस मैंने कवर अप किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता किस में पड़ती है। पहला है प्रयोग के चरणों का विवरण, नहीं। समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन, ये सही है। ये कह रहा है गणितीय संक्रिया, नहीं, और ये भी नहीं। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि ये अधिसंज्ञान होता क्या है, मेटाकॉग्निशन होता क्या है। जैसे आप अगर कोई भी चीज़ सोचते हैं, फिर उसके बारे में आप दोबारा से सोचते हैं कि ये जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये मैं सही सोच रही हूँ या फिर नहीं सोच रही हूँ। मतलब आप इसको ऐसे मान सकते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में भी सोचना, या आप कह सकते हैं नोइंग अबाउट नोइंग, जानने के बारे में भी जानना, फिर से जानना। जैसे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने एक टॉपिक पढ़ा, आज आपने पढ़ा जैसे ले वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आप मनी मन सोच रहे हैं कि जो मैंने ले वाइगोत्स्की का थ्योरी पढ़ा था वो सही पढ़ा था या फिर नहीं पढ़ा था। आप सोच रहे हैं, एक बार आपने सोचा, काम किया उस पर,
फिर आप दोबारा से सोच रहे हैं कि जो मैंने पढ़ा वो सही पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा। तो यही होता है सोचने के बारे में भी सोचना। जब आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन करने के, जैसे आप प्रॉब्लम आपके सामने आई, आपने सॉल्यूशन कर लिया, जैसे आपने सॉल्यूशन किया, फिर आप सोच रहे हैं कि जो मैंने सॉल्यूशन निकाला वो सही निकाला या फिर नहीं निकाला। कहने का मतलब है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में दोबारा से सोचना। ठीक है, तो देखिए सेकंड ऑप्शन में वही चीज़ है, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। आप प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसकी रणनीतियों पर दोबारा से चिंतन कर रहे हैं कि वो सही है या फिर नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एंड आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट भी फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती हैं। पहला है पूछताछ को हतोत्साहित करके। नहीं, हतोत्साहित करना मतलब होता है डिस्करेज करना। आप क्लासरूम में बच्चों से कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टीचर का काम होता है बच्चे जो भी क्वेश्चन करें टीचर उनका सॉल्यूशन दे बच्चों को। ठीक है, अनुरूपकों के प्रयोग को निषेधित करना नहीं, चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। जी हाँ, ये सही है। देखिए, विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को आप बढ़ाना चाहते हैं तो समस्या समाधान के अनेक जो तरीके हैं उनको आप स्पष्ट करेंगे बच्चों के सामने, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में। ऑप्शन है, बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं और शिक्षिका पढ़ाती हैं। नहीं, निष्क्रिय रूप से सुनना मतलब बच्चे जो है जो सुन रहे हैं उनका मन नहीं है उस चीज़ को सुनने में, बच्चों का मन ही नहीं है पढ़ने में, उनकी रुचि नहीं है, उसको हम कहते हैं निष्क्रिय होना। जैसे आप लोगों के साथ भी बचपन में हुआ होगा, अगर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और क्लास अगर बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है तो बच्चों को नींद आने लगती है, जो बच्चे पीछे बैठते हैं वो तो सो भी जाते हैं। तो ये होता है निष्क्रिय रूप से सुनना, जहाँ पर बच्चों का मन ही नहीं है उस चीज़ को पढ़ने में। तो ये जो संरचनात्मक कक्षा होती है यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट है, संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं। नहीं, जो संसाधन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। संसाधन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है, आपका चौक है, आपके मॉडल हैं, चार्ट हो गए, लैब हो गई, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सब क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं जिनकी हेल्प से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते हैं बल्कि प्रयोग करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं या फिर आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में किया जाता है। देखिए, अधिगम से परे मतलब होता है अधिगम से अलग करना। तो जो आकलन होता है ना वो अधिगम का ही हिस्सा होता है, ना कि अधिगम से अलग चीज़ है वो। जब आप बच्चों को अधिगम करवा रहे हैं, अधिगम मतलब होता है लर्निंग की प्रोसेस, सिखाने की प्रक्रिया। ठीक है, जब आप बच्चों को अधिगम करवा रहे हैं तो साथ ही साथ उनका आकलन भी किया जाता है कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है बच्चों को या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, फिर आप बच्चों को दोबारा पढ़ा सकते हैं। तो ये जो आकलन है अधिगम का हिस्सा होता है, ना कि ये अधिगम से अलग होता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, सही नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पहला है, शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। ये तो सही लग रहा है, फिर भी अदर ऑप्शंस देखेंगे। बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि जो प्रतिस्पर्धा होती है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, जो कंपटीशन होता है, बच्चों की तुलना होती है, ये सही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर और शर्मिंदगी पर बल दिया जाए। देखिए कितनी नेगेटिव चीज़ है, डर और शर्मिंदगी, कोई भी सही नहीं है यहाँ पर। बच्चों के मन में कभी भी डर या शर्मिंदगी पैदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इससे बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान के हर चरण में भौतिक इनाम देना। मतलब आप फिजिकल इनाम दे रहे हैं, कुछ प्राइज़ दे रहे हैं। फिजिकल प्राइज़ यानी कि कोई भी चीज़, जैसे आप आज आपने प्राइज़ दे दिया, एक शील्ड दे दिया बच्चों को, कल आपने बच्चों को एक पेंसिल दे दी इनाम में, परसों आपने बच्चों को रबर दे दिया, और हमेशा ये चीज़ करे जा रहे हैं। तो हमेशा ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हाँ कभी कभी चलेगा, जैसे साल में एक बार क्लासरूम में जो भी फर्स्ट आता है उसको प्राइज़ दिया जाता है, वो अलग चीज़ है।
लेकिन ये कह रहा है कि समस्या समाधान के हर स्टेप में आप बच्चों को इनाम देंगे, तो ये आपका सही नहीं होगा, फिर बच्चा आदी हो जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमता के बारे में सकारात्मक विश्वास, यानी कि शिक्षक को ये सोचना चाहिए कि हर बच्चे के अंदर एक ना एक क्षमता बहुत अच्छी होती है, यूनिक होती है, जो उसको अन्य बच्चों से अलग करती है। तो इस क्षमता को पहचानना शिक्षक का काम होता है और सकारात्मक विश्वास रखना बच्चों की क्षमताओं के प्रति, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? हतोत्साहित करेगा मतलब कि जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, नकारात्मक। पहला है गर्व, दूसरा है उम्मीद, तीसरा है आनंद, चौथा है बोरियत। इसका आंसर तो आप लोग खुद भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो गर्व है, उम्मीद है, आनंद है, ये तीनों पॉजिटिव हैं, लेकिन जो बोरियत है ये आपका नेगेटिव है। अगर बार बार बच्चे बोर होने लगेंगे पढ़ने में, तो फिर वो क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बताइए। पहला है उन्हें अनदेखा कर देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। मतलब आप ये करेंगे कि अगर बच्चों का मन नहीं है पढ़ने में, उनकी रुचि नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप ज़बरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं और उन बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है कक्षा को छोड़ देंगे और उनके माता पिता को शिकायत करेंगे, नहीं। उन्हें ध्यान न देने के लिए दंडित करेंगे, कभी भी सजा या दंड तो बिल्कुल भी नहीं देना है। आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा वातावरण क्रिएट करिए कि बच्चे जो है रुचि लेने लगें। अगर आप बोरियत भरी चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चों की रुचि पैदा नहीं होगी उस चीज़ को पढ़ने में। तो सबसे पहले बच्चों के मन में इंटरेस्ट पैदा करना होता है, रुचि पैदा करनी होती है, जो कि हमको इधर फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। आप क्या करेंगे, अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। यानी कि आप इस चीज़ पर सोचेंगे कि आप जिस शिक्षण विधि का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो शिक्षण विधि सही है या फिर नहीं है। हो सकता है आप जैसे साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, प्लांट एक टॉपिक है, और उसको आप भाषण दे करके पढ़ा रहे हो, भाषण विधि से, तो ये तो गलत बात है ना। सिर्फ आप लेक्चर दिए जा रहे हैं साइंस में प्लांट टॉपिक पढ़ाने के लिए, उसमें बच्चा बोर होगा ही। तो इसमें आप अपनी शिक्षण विधि को चेंज कर सकते हैं। आप बच्चों को रियल लाइफ के एक्सपीरियंस दे सकते हैं। आप क्लासरूम में कोई प्लांट ला सकते हैं जो आपके घर में लगा होगा, और आप बच्चों को दिखा करके बता सकते हैं कि ये प्लांट है, इसके इतने पार्ट्स होते हैं, ये लीव्स होती हैं, लीव्स के सरफेस पे कुछ छोटे छोटे पोर्स हैं, ये आपके स्टोमेटा कहलाते हैं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझा सकते हैं। मतलब प्लांट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ा रहे हैं तो भाषण विधि का यूज़ ना करके आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मतलब क्या होता है, डेमो विधि, करके दिखाना, बच्चों को सामने से दिखाना कि ये चीज़ है, ये ऐसे होता है। तो यहाँ पर बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और रुचि के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि आप अपनी शिक्षण विधि में सुधार लाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस। और इस क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी नोट्स अगर आपको लेना है तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सअप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट होती हैं या जो क्लासेस से रिलेटेड अपडेट होती हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।